सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और भारतीय ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में आपका स्वागत है। हम इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है। हमारे बीच दो ख़ास मेहमान हैं। एक ऐसी शख्सियत जो शायद परिचय का कोई मोहताज नहीं, एक बल्ली सिंह चीमा है और ये जन कवि हैं, क्रांतिकारी हैं जो हमारे साथ हैं, और एक राहुल नागपाल हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ये भी जन कवि हैं और ये भी क्रांतिकारी हैं और ये पत्रकार भी हैं। हम समय बर्बाद किए बगैर इनसे बात करते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी चीमा जी, आप जन कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, आपकी कविताएं बहुत मशहूर हुई हैं और आपने तो जन आंदोलन तैयार किया है। लेकिन अब पहले और अब में क्या फ़र्क नज़र आया? शुरुआती आपसे रिमार्क्स लेना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले और आज में जी। लेकिन पहले आज की बात तो बात की बात है, लेकिन ये आंदोलन जो है दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। आज तक ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। जी, मेरा सवाल कवियों को लेकर के है, कविताओं को लेकर के है कि जो पहले कविताएं होती थी जिससे क्रांति की मशाल जला करती थी, शायद वो अब चिंगारी नज़र नहीं आती या दिखती नहीं है। ये सवाल है संक्षिप्त में। चिंगारी कविताओं में नहीं नजर आती। जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पिछले 45-50 साल से हमारे देश में जिसे मुख्य धारा की कविता कहा जाता है, छंद मुक्त कविता या मुक्त छंद कविता जो भी कह लीजिए, पंजाबी में उसे खुली कविता भी कहते हैं, या कोई लोग कहते हैं एक लाइन बड़ी और फ्री वर्स, एक लाइन बड़ी छोटी वाली बात है। तो वो जो भी कवि हैं उसमें बहुत अच्छी कविता लिखी जा रही है। मैं उसमें तो वो नहीं कहता कि आप छंद में लिखें या मुक्त छंद कविता लिखें, लेकिन वो जिसके लिए लिख रहे हैं उसको समझ ज़रूर आनी चाहिए। और दिक्कत वही है कि वो किसानों के लिए नहीं लिखी जा रही, मज़दूरों के लिए, आम जन जो मेहनत के लोग हैं, अगर उनके लिए उनके पक्ष में लिखी जा रही है, लेकिन वो नहीं समझ रहा कि मेरे पक्ष में लिखी जा रही है। मैं उसको ऐसी मानता हूँ जैसे कोई वकील जो है अंग्रेज़ी में किसी गरीब आदमी का मुकदमा लड़ रहा है, किसी आम जन का, और वो उसका मुंशी बता रहा है उसको कि भाई साहब तेरे हक में बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छा कह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो और वो ऐसी है कि लोग भूखे हैं और अन्न गोदामों में बंद है, जैसे हमारी सरकार बंद करना चाह रही है। मतलब कविता की भूख है लोगों में, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही। पहली बात तो पहुँचती नहीं है कविता, वो कविताएं जो हैं मुक्तचंद कविताएं जनता तक पहुंच नहीं रही हैं, पहुंच रही तो समझ में नहीं आ रही हैं। तो वो जैसे बाबा नागार्जुन या कबीर थे या गालिब थे या और लोग भी थे जिनकी कविताएं, अभी गालिब के बारे में लोग कह सकते हैं वो कठिन शायर था, लेकिन कबीर जी हुए और वो जो परंपरा के लोग हैं, और बाद में बाबा नागार्जुन हुए या और भी लोग हैं, दुष्यंत कुमार हैं, आदम गौंड भी हैं, और बहुत से लोग हैं जिनके मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। तो वो हमेशा ही, तो इस कविता को कई तो ऐसे भी कवि हैं छंद मुक्त कविता के पैरोकार हैं जो हमारी कविता को कविता ही नहीं मानते। खैर, इसकी हमें परवाह नहीं है। जिनके लिए मैं कहता हूँ सबसे पहले जो कवि जो भी लिखना चाहता है, लिखने से पहले उसे तय करना चाहिए कि वो किसके लिए लिख रहा है। ये फैसला बहुत ज़रूरी है। मैं क्योंकि मज़दूरों किसानों के लिए लिखता हूँ, और मेरा एक शेर भी है कि मेहनती लोगों के हक़ में शायरी करता है जो, पूछते हैं लोग मुझसे वो है शायर कौन सा। तो ये बड़ी बात है। राहुल, आप चूँकि युवा पीढ़ी में हैं और नए ज़माने को आप देख रहे हैं, आप भी कवि हैं, पत्रकार हैं, और जो चीमा साहब से हमने पूछा है, इन्होंने जो डिफिनेशन दिया है, इन्होंने जो परिभाषा दी है, आप उससे सहमत हैं या कुछ और भी नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जो चीमा साहब ने कहा मैं बिल्कुल पहले तो बिल्कुल समर्थन करता हूँ उनकी बात का, लेकिन थोड़ा सा इसी बात को हम आगे और बढ़ा लेते हैं। वो ये है कि आज का जो कवि है, कवि का काम था सत्ता के, जो सत्ता में लोग हैं उनके खिलाफ सवाल खड़ा करना, जो वो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलना, उसको बोलना, बताना कि तो आप यहाँ गलत हो। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा है, मेरे बाद में या मुझसे पहले मेरे और उनके बीच में जो एक जनरेशन गुजरी है कवियों की, वो कभी कहीं ना कहीं चाटुकारिता की तरफ चले गए। साहित्यकार और पत्रकार, ये दो चीज़ ऐसे हैं, कलमकार और बोलने वाले लोग, ये अगर सही को सही और गलत को गलत नहीं कहेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कुछ गलत हो जाएगा। शेर है ना कि अगर कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के नेता वतन बेच देंगे। तो ये कलम के सिपाहियों की जिम्मेवारी, हम लोग कबीर के, नानक के, रैदास के वंशज हैं, और अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। और जो आपने कहा कि कमी, मतलब क्या बेसिक फ़र्क है, बेसिक फ़र्क ये है कि कविता जो है वो सरकार के
पक्ष में खड़ी है। बाबा नागार्जुन का नाम लिया तो बाबा नागार्जुन की हमें वो कविता भी याद आती है कि जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने जो कवि सम्मेलन बुलाया था, उसमें पंडित जी के खिलाफ कविता पढ़ रहे थे और पंडित जी नीचे बैठ करके सुन रहे थे कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी तेरी समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तो क्या तो सुनने वाले का कलेजा था और क्या सुनाने वाले का कलेजा था। एक वो कवि थे और एक आज के कवि हैं जो सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये जो इन्होंने बात कही है कि जवाहरलाल नेहरू वहाँ मौजूद थे और नागार्जुन ने ये शेर पढ़ा उनके खिलाफ, तो एक दो बातें इन्होंने कही, सुनने वाले का कलेजा, सुनाने वाले का कलेजा। क्या आपको लगता है कि ये दोनों डिफिनेशन बिल्कुल बदल चुकी है? न सुनाने वाले के पास कलेजा है, न सुनने वाले के पास कलेजा है। जी देखिए, जो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि स्थायी विपक्ष जो है, कवि जो होता है, जो है और जो होना चाहिए, इसमें हमेशा ही अंतर रहेगा और कवि को जो होना चाहिए उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और एक बात और, जब मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था 1935 या 36 में, जब प्रतिष्ठित लेखक संघ की पहली, कहा था कि जो कवि है या साहित्यकार है, कवि को राजनीति के आगे आगे चलना चाहिए मशाल लेकर। लेकिन मुझे आज जो स्थिति पैदा हो गई है, जो इन्होंने भी उसको उल्लेख किया है, आज स्थिति यह है कि मशाल लेके आगे नहीं चलना चाहिए, मशाल लेके उनसे लड़ना चाहिए। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, उसका रूप ऐसा क्रूर रूप हो गया है उसका कि उससे लड़ना पड़ेगा, उसके आगे नहीं चलना पड़ेगा। उसके आगे चलने की जरूरत नहीं, उससे मुंह पीछे करके उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चलिए, आप जब कविता लिखते हैं, चूँकि आप जन कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं, और वो एक कविता आपकी बड़ी मशहूर हुई थी कि चल पड़े हैं गांव के लोग, चले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, बड़ी मशहूर हुई थी वो कविता, उससे आपको एक अलग पहचान मिली। तो आप शुरू से, जब से आप कविता लिखते हैं, क्या आपकी सोच ऐसी ही होती थी क्रांतिकारी, या फिर वक्त और हालात के तहत इसमें बदलाव आया? नहीं, मैं शुरू से बचपन से ही थोड़ा सा विद्रोही किस्म का हूँ। वैसे भी कोई घर टाइम से रोटी नहीं मिले तो थाली फेंक दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बचपन से विद्रोही किस्म का रहा हूँ। और बाद में मैं भले कि आज तक किसी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं बना, लेकिन मैं जो मार्क्सवाद है, वामपंथी अपने को समझता हूँ। और बहुत ही, और हमारा जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसके 3 सिद्धांत हैं: नाम जपो, काम करो और बांट कर खाओ। और मैं मानता हूँ कि नाम जपने की बात को छोड़ दिया जाए तो काम करना और बांट के खाना, इसी बात को मार्क्स ने आगे जाके उसको फिलॉसफी को इससे अमीर किया है, इसको बनाया है कि काम करो सभी बांट कर खाएं। और ये उसकी जड़ें जो थी वो गुरु नानक की कविता में या वाणी में है। मैं ये सुनता हूँ, तो इसलिए भी मेरे मन में ये रहा कि, और कई बार मैं जब कविता लिख लेता हूँ तो एक जोश, गुस्सा जो होता है वो शांत हो जाता है कि उसके खिलाफ मुझे लगता है कि कुछ लिखकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है, शांति मिलती है, और एक जैसे बदला ले लिया हो जैसा, ऐसा कुछ लगता है। तो ऐसी कोई कविता सुनाना पसंद करेंगे हमारे दर्शकों को जो आपके दिल को सुकून पहुँचाए? ना, पहले तो मैं एक 3 शेर में अपनी जो पोइट्री है वो है क्या, उसके बारे में मैं 3 शेर पढ़ना चाहूँगा। झोंपड़ों से उठ रही आवाज़ है मेरी गज़ल, झोंपड़ों से उठ रही आवाज़ है मेरी गज़ल, प्यार करने का नया अंदाज है मेरी गज़ल, झोंपड़ों से उठ रही आवाज़ है मेरी गज़ल, जिंदगी को जिंदगी जैसा बनाने के लिए, जिंदगी को जिंदगी जैसा बनाने के लिए, मौत के हर दखल पर एतराज़ है मेरी गज़ल, मौत के हर दखल पर एतराज़ है मेरी गज़ल, कल के चेहरे को ज़रा सुंदर बनाने के लिए, कल के चेहरे को ज़रा सुंदर बनाने के लिए, जूझता जो रात दिन वो आज है मेरी गज़ल, जूझता जो रात दिन वो आज है मेरी। देखिए, पहली मेरी दिक्कत तो यही आई कि मैंने जो विधा प्यार मोहब्बत की बात और पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका की बातें करती थी, और जिस विधा का यही था कि प्रेमिका से बात करना ही
गज़ल होता है, उसमें मैंने क्रांतिकारी बातें करनी शुरू की तो मेरा बहुत विरोध हुआ और उर्दू वालों ने तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया। और अब तक भी लड़ाई, और हिंदी मुख्य छंद वाले हैं वो भी उनसे भी लड़ाई है हमारी, वो तो छंद के ही खिलाफ हैं। और उर्दू वाले हम कहते हैं बहर से खारिज है, फलाना हो गया, ये हो गया, ये ऐब है, वो ऐब है। तो हम छंद ना इसलिए नहीं निभाते कि हमें अपनी बात पहुंचानी है जनता तक। अगर मुझे लगता है कि छंद का कोई बारीक जो है नियम कानून मेरी कथ्य को चोट पहुंचाता है तो मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उसे उर्दू वालों की भाषा में ऐब नहीं कहता। तो एक मुक्तक और सुन लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो 70 साल की बात जो हो रही, आज तक 70 साल से किसान को चला गया है, चाहे कोई भी सरकार हो, और उनको उसको वाजिब कीमत उसकी फसलों का नहीं मिला, तभी वो कर्जदार होता गया। और अब मैं उदाहरण के रूप में कह सकता हूँ कि जब 2-3 रुपए को होता था वो, अब क्या है मुझे कि मतलब दुगने चौगने कितने हैं वो होता था कि 10-12 रुपए का जो 20-25 रुपए दूध था किलो, हैं 20 किलो दूध था 20-25 रुपए किलो, और सांकल भी करीब 20-25-30 का आ जाता था, लोहे का सांकल। लेकिन अब सांकल 250 रुपए का है और दूध अभी 35-40 पर है। तो किसी भी सरकार ने किसान का, पशुपालक का या किसी का गांव वालों का ध्यान नहीं दिया, और गांव को उजाड़ने की बात ये हुई कि वो शहरों को पलायन उसने किया, पहाड़ों से पलायन किया। जी सुना। और जो चुनावों में जो कहते हैं वो करते हैं, क्या कहा और क्या किया तुमने ये देखेगा ज़रूर, क्या कहा और क्या किया तुमने ये देखेगा ज़रूर, हक पर आया खा रहे हो क्यों ये पूछेगा ज़रूर, वक्त रहे थे होश में आओ समय के हाकिमों, वक्त रहे थे होश में आओ समय के हाकिमों, हारता आया है जो इस बार जीतेगा ज़रूर, हारता आया है जो इस बार जीतेगा ज़रूर। मेरा मानना है कि भले ये चुनाव नहीं है, आंदोलन है, तो इस आंदोलन में 70 साल का हिसाब किसान बराबर करेगा और जीतेगा। बहुत खूब। मैं चाहता हूँ कि आप जी जी जी, अब हाँ बिल्कुल। राहुल, अब राहुल ही के पास जा रहा हूँ मैं। राहुल, कविताओं की बातें हो रही हैं, कवियों की बात हो रही है, और साथ में समय की भी बात हो रही है कि पहले का समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। जैसा कि आपने जिक्र भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि वो कलेजा हुआ करता था जब लोग सुना दिया करते थे, सुनने वालों का भी कलेजा था, शायद अब नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी वो कविता ज़रूर सुनाएं जो आपके कलेजे को परिभाषित करता हो, और कम से कम सुनने वाला मजबूर हो जाए ताकि उसके भी कलेजे को परिभाषित कर दे। एक उद्धार का शेर मैं शुरुआत करता हूँ। शेर है किसी का कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से। कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो हम फनकारों से, हम तो पत्थर काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। तो ये चीमा साहब जैसे लोग, संपर्क सरल साहब जैसे लोग, और हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनसे जो हमने सीखा है, और जो हमारे आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी जो हमसे सीख रही है, हम सोच रहे हैं कि वो कुछ ऐसा लिख जाएं जो लोग गुनगुना लें। और मेरा कवि सम्मेलन या मेरी कविता सुनने के बाद में कविता वो है कि जिसे लोग गुनगुनाते चले जाएं, जो जन कवि जिसका चीमा साहब को खिताब मिला, आने वाले और लोगों को मिलेगा, तो एक बड़ी बात है। तो एक गीत मैं बिल्कुल किसान आंदोलन से संबंधित सोच रहा हूँ कि आपको सुना दूँ। ज़रूर सुनाएं, ज़रूर। ये गीत है, अभी मैंने कहीं सुनाया नहीं, और परसों मैं रात को बैठा था तो मैंने इसको लिखा, और बस मैं सोच रहा हूँ कि आपको आपके ज़रूर ज़रूर। कि है रखी गिरवी हुकूमत व्यापारियों के द्वार पर। ये जो वर्तमान की हुकूमत है ये ऐसा कर क्यों रही है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, बस इसी को संबोधित करते हुए गीत है कि है रखी गिरवी हुकूमत व्यापारियों के द्वार पर, और अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर, अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर, है रखी गिरवी हुकूमत व्यापारियों के द्वार पर, कि है खुला आसमान सर पर और बारिश हो रही। दृश्य देखिए कि जब बारिश हो रही थी और टिकैत साहब यहाँ थे
तब वो दृश्य याद आता है कि है खुला आसमान सर पर और बारिश हो रही, मुल्क में अपने खिलाफ आज साजिश हो रही, मुल्क में अपने खिलाफ आज साजिश हो रही, है भरोसा कब बचा, है भरोसा कब बचा अब मुल्क के अखबार पर, और अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर। दूसरा सुने कि दिन सवालों में गुजर तारीख बनते जा रहे, कि दिन सवालों में गुजर तारीख बनते जा रहे, हो रही हैं मौत रोज हम संभलते जा रहे, हो रही हैं मौत रोज हम संभलते जा रहे, आ रही हैं लाश रोज तेरे मेरे द्वार पर, और अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर, कि वो किसानों को देखो आतंकवादी कह रहे, कि वो किसानों को देखो आतंकवादी कह रहे, वो हमारे मुल्क में हमको फसादी कह रहे, वो हमारे मुल्क में हमको फसादी कह रहे, हाथ जोड़े हम खड़े हैं, हाथ जोड़े हम खड़े हैं दिल्ली तेरे द्वार पर, हाथ जोड़े हम खड़े हैं दिल्ली तेरे द्वार पर, और अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर। अंतिम सुने इसका कि ये तुम्हारे, ये जो कहते हैं ना कि 3 बिल किसानों की समझ में नहीं आ रहे, तो मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारे 3 बिल अपनी समझ के पार हैं, ये तुम्हारे 3 बिल अपनी समझ के पार हैं, ये अडानी अंबानी केवल तुम्हारे यार हैं, ये अडानी अंबानी केवल तुम्हारे यार हैं, और सामंतियों की है नज़र, सामंतियों की है नज़र देखो हमारे हार पर, और अब भरोसा कब बचा इस मुल्क की सरकार पर, है रखी गिरवी हुकूमत व्यापारियों के द्वार पर, अब भरोसा कब रहा इस मुल्क की सरकार पर। बहुत खूब। चूँकि आपकी इस कविता में दर्द भी है और वो किसानों का दर्द छुपा हुआ है, जो किसान सरहदों पर बैठे हैं, कई सीमाओं पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये नए ज़माने के शायर हैं, कवि हैं। आपने वो ज़माना भी देखा जो गुज़र चुका है, वो ज़माना भी देख रहे हैं जो चल रहा है, तो आपने वो दोनों पीढ़ी को एक साथ देखा है, जहाँ से ये डिफिनेशन नए तरीके से परिभाषित हुई है, यानी कि नई परिभाषा नई तरीके से परिभाषित हुई है, कहा जा सकता है उसको। तो क्या लग रहा है कि इस तरह के जो कवि हैं, जैसे राहुल नागपाल हैं, और ये तो बिल्कुल छुपे रुस्तम निकले मेरे ख्याल से, मैं साथ में रहता हूँ लेकिन मुझे बहुत कम जानकारी थी इनके बारे में कि इतनी अच्छी कविता भी लिखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स होंगे, तो उनको कैसे खोज के निकाला जाए, कैसे सामने लाया जाए, और कैसे उस मेन स्ट्रीम में रखा जाए, जिससे कवियों का जो वो संग्रह है जो लुप्त होता चला जा रहा है, जो जिसे क्रांतिकारी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपने भी जिक्र किया था, उसमें पिरो दिया जाए। देखिए, नागपाल जी बहुत अच्छे कवि हैं, मुझे उनसे मिलकर उनकी कविता सुन के लगता कि मैं उन्हें मुद्दतों से जानता हूँ। तो जैसे होता है कि पहली मुलाकात में आप, या पहली उनके असल में रचनाओं, जब उन्होंने रचनाओं ने इतना प्रभावित किया मुझे अभी, कि वो ऐसे, मेरा ये कहना है कि कोई अभी हल्द्वानी में एक बार में 1 साल से 2 साल पहले किसी ने मुझे कहा कि शायद उत्तराखंड के आप आखिरी जन कवि हैं। तो हो क्या रहा है कि वो जो कविता मुखचंद की कविता है, उसको लिखने, नई पीढ़ी उसको लिखना चाहती है, और उसके एक कविता पर भी इनाम मिल जाता है, पुरस्कार, लेकिन वो ज़माना अब गया। और जनता जो सरकारें जैसे बांटती थी, किताबें जो हैं पहले थोक के भाव में लाइब्रेरी में चली जाती हैं, तो वो इस सरकार जब से आई है 7 साल से, उन्हें सब ख़त्म कर दिया है, और अब वो नहीं रहेगा। सिफारशी या बिल्कुल जो हवा में है, किताबों में बंद हैं, कि किताबें जनता तक पहुँचें, कविता ऐसी लिखी जाए, और एक वर्कशॉप होनी चाहिए, या उस पर इस तरह की मीटिंगें हों कि जिसके कविता के सभी रंग, मैं उस कविता का विरोध नहीं कर रहा, मुखचंद की कविता वो भी बहुत ज़रूरी है,
लेकिन कहाँ बुद्धिजीवियों के लिए लिखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारी 70 या 80% जनता जो वो है अनपढ़ है, या भी उसमें स्कूल बंद कर रही है, यूनिवर्सिटियों पे ये सरकारें बंद करना चाह रही हैं, कॉलेजों में उसको सरकारीकरण कर दिया गया स्कूल का, तो उसमें वो कैसे समझेंगे उस कविता को। तो खैर उस पर बात न करते हुए मैं आपको 84-85 में जो मैंने कविता लिखी थी आंदोलन की, हाँ ज़रूर ज़रूर, वो चाहूँगा मैं। फ़र्क भी आपको बताता हूँ जी। कि वो अभी बम्बई की कोई लड़की है, गायिका, नई गायिका है, उसने वो गीत गाया है। रवीश जी का शुक्रगुजार है, उन्होंने मेरे उसको हाईलाइट किया उसमें प्राइम टाइम में, जनता के हौसलों की सड़कों पे धार देख। तो उसका दूसरा भाग मैंने अब लिखा है इस आंदोलन में। अच्छा, तो मैं चाहूँगा ज़रूर सुनाएं, चूँकि ये किसानों का आंदोलन है, हम लोग वहाँ पे आए भी। शेर पहला भाग को मैंने कुछ उसको कहा था कि बदल दो इसको, क्योंकि वो मजदूरों के बारे में थे शेर, वो मैंने बदल दिए। गज़ल की यही खासियत है कि उसमें एक दो शेर निकाल भी दिए जाएँ या कोई डाल दिए हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, कि हर शेर आत्मनिर्भर होता है। तो ये पहला ज़रूर। जो उन्होंने गाया है। तो मैं गायक नहीं हूँ, जाहिर है। अरे नहीं, बहुत अच्छा जी। जनता के हौसलों की सड़कों पे धार देख, सब कुछ बदल रहा है, चश्मा उतार देख, सब कुछ बदल रहा है, चश्मा उतार देख। तूने दमन किया तो हम और बढ़ गए, पहले से आ गया है हम में निखार देख, पहले से आ गया है हम में निखार देख। तेरी पुलिस या बाउंसर रोकेंगे क्या इन्हें, तेरी पुलिस या बाउंसर रोकेंगे क्या इन्हें, होने लगे हैं अब ये लाखों के पार देख, होने लगे हैं अब ये लाखों के पार देख। सच बोलना मना है गांधी के देश में, फिर भी करे हिमाकत ये खाक सार देख, पहले फिर भी करे हिमाकत ये खाक सार देख। कविता बुझा रही है नफरत की आग को, कविता बुझा रही है नफरत की आग को, बल्ली पानी बना हुआ है, बल्ली का प्यार देख, पानी बना हुआ है, बल्ली का प्यार देख। तो ये गज़ल उन्होंने गाई है, और इसमें दो शेर जो नए हैं, ये वाला आखिरी वाला, और एक शेर पुलिस बाउंसर वाला, ये मैंने नया उनको दिया था, और पुराने दो शेर बाहर का हटा दिए थे क्योंकि उस दौर के थे वो। तो अब जो मैंने गज़ल इसका दूसरा भाग लिखा है इसी आंदोलन में, इसमें यहाँ भी करते थे ये लोग पहले, सिग्गू बॉर्डर पे शाम को जो है वो बाणी का पाठ होता है, और उसमें जो पास में नरेला वो है वहाँ अजान भी होती है, और मंदिर है वहाँ घंटियाँ भी बजती हैं। संघर्ष कर रहा है दिल्ली किसान देख, संघर्ष कर रहा है दिल्ली किसान देख, हैरान हो रहा है सारा जहान देख, हैरान हो रहा है सारा जहान देख। अब तीन बातों पे नोट कीजिए, तीन शब्दों को। संघर्ष सच अहिंसा सब साथ साथ हैं, संघर्ष सच अहिंसा सब साथ साथ हैं, उठा है जाग मेरा भारत महान देख, उठा है जाग मेरा भारत महान देख। सड़कों पे गूंजते बाणी के राग सुन, सड़कों पे गूंजते बाणी के राग सुन, अब दे रहे हैं संगत घंटी
अजान देख, अब दे रहे हैं संगत घंटी अजान देख। और ये बहुत ज़रूरी शेर है। धरने जो हैं संसद से कह रहे हैं, लड़ाई दो जगह होती है, सड़क पर या संसद। संसद से कह रहे हैं धरने के आके मिल, संसद से कह रहे हैं धरने के आके मिल, दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे मकान देख, दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे मकान देख। बल्ली, बल्ली से यहाँ मतलब किसान से है जी। बल्ली ज़मीन पर है तू आसमान में, बल्ली ज़मीन पर है तू आसमान में, तूफान के रहम पर है तेरा मचान देख, तूफान के रहम पर है तेरा मचान देख। संघर्ष कर रहा है दिल्ली किसान देख, हैरान हो रहा है सारा जहान देख। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूँगा, चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। हाँ, और चेहरे पे थकावट भी साफ झलक रही है, मैं समझ रहा हूँ। ये बताइए, चूँकि आप नई पीढ़ी के कवि हैं, सुनने वाले की कमी है या सुनाने वाले की कमी है? मैं जनरल कवियों की बात कर रहा हूँ। एक लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ। दर्शक वैसा बन जाता है जैसा श्रोता वैसा बन जाता है जैसा सुनाने वाला होता है। अगर आज दर्शक या सुनने वाला श्रोता नहीं है तो उसके पीछे एक बड़ी कारण ये है कि कविता के मंच पर जुमलेबाजों की टीम इकट्ठी हो गई है, साहित्य में शब्द नहीं बचे। ये एक सबसे बड़ी बात है। और जो आप कह रहे हैं ना, मुझे वो आज भी याद है, 2018 का समय था और सरकार की नीतियों के खिलाफ मैं बड़ा विरोध कर रहा था। मैं रोज़ लिख रहा था, कविताएं लिख रहा था, अखबारों में लिख रहा था, पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छप रही थी। तो संसद भवन के प्रांगण में कवि सम्मेलन चल रहा था और मेरे हाथ में माइक था। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट बैठी थी और मेरे साथ मंच पर कई मिनिस्टर थे जो बैठे थे पीछे। और 4 पंक्तियाँ मैंने कहीं, वो आज भी हिम्मत से कह रहा हूँ। उसके लिए सुनने वाले की हिम्मत चाहिए और कहने वाले का भी कलेजा चाहिए। तो वो 4 पंक्तियाँ मैं इस प्रोग्राम के अंत में सुनाता हूँ। ये मोदी हैं, मोदी से बाद वाले हैं, मोदी से पहले वाले जितने हैं जो अपने आप को खुदा समझ के बैठे हैं, उनके लिए है कि तुम्हारी चौखटों पे सर, ये जो सोच रहे हैं ना कि राकेश टिकैत के 4 आंसू बह गए और ये हो गया तो ये हम लोग डर जाएंगे, नहीं। तब कहता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। ये काम कवि का है, ये काम कविता का है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कविता नहीं कहूँगा, जरूर कहूँगा जो लोग, जो कवि ये कह रहे हैं कि पाठक कविता से दूर हो रहे हैं, ये बिल्कुल, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। आप पहले अपने आप को देखिए, अपने अंदर देखिए कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। जिसके लिए लिख रहे हैं उसके पास समय नहीं है आपकी कविता सुनने का। मतलब यह है कि कवियों के लिए जो साँचा तैयार किया गया था, उस साँचे में कवि खुद को नहीं ढाल रहे हैं। नहीं डाल रहे हैं, कभी अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। नहीं, उनको अभी यही समझ रहा किसके लिए लिख रहे हैं। अगर वो बड़ा कवि बनने के लिए या बुद्धिजीवी क्यों लिख रहे हैं, बुद्धिजीवियों के पास टाइम नहीं है। बुद्धिजीवियों के पास या पूंजीपतियों के पास जो जानते हैं, जो PhD MA किए हुए हैं या बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अब उनकी कविताएं BA पास को, MA पास को समझ में नहीं आती हैं। और दूसरे उनके लिए आलोचक जी वो बताएगा कि इस कविता में कितनी गहराई है, कितनी बड़ी कविता है। आखिर में एक सवाल, चूँकि किसान आंदोलन के मंच पे हैं हम, आप जन कवि हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपकी एक कविता ने ऐसा जन आंदोलन तैयार किया कि एक राज्य का गठन हो गया। ये मुझे पता है ये सच भी है कि एक राज्य का गठन हो गया आपकी एक कविता से। किसानों का आंदोलन किस सिमत में जाता दिखाई दे रहा है, कहाँ जाता दिखाई दे रहा है, इसका भविष्य क्या नज़र आ रहा है? देखिए, वो एक बात जो पहले आपने कही, देखिए जन आंदोलन जो होते हैं, जनता की ताकत होती है। हम लोग तो उसमें एक सहयोगी रोल, कविता कभी क्रांति नहीं करती, कविता क्रांति के लिए ज़मीन तैयार करती है, यही बड़ी बात है। और इस आंदोलन की जो आपने सवाल किया कि ये इसका भविष्य है,
इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो ये कि अगर हम ये आंदोलन तो चलते रहेंगे, ये अगर हम जो 3 कानून हैं, 3 कानून और एमएसपी का कानून बनवाना और 3 कानूनों को रद्द करवाना, ये मुद्दा हम इस देश की ये मुद्दा ये जो चुनाव हों या बिना चुनावों के इस मुद्दे को हम गर्म रखेंगे। इन मुद्दों पे हम हिंदू मुस्लिम हावी नहीं होने देंगे, कश्मीर चीन पाकिस्तान हावी नहीं होने देंगे। इस पर रोटी की बात होगी, रोटी को कैद क्यों किया जा रहा है उसकी बात चलेगी। और ये इसको कैसे करना है, मतलब हर चाय की दुकान पे, हर स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे, हर जनता जहाँ भी इकट्ठी हो, इन्हीं मुद्दों की बात हो, हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, जातिवाद की बात। जाते मैं ये चाहूँ, ये इसको कैसे रखना है ये हमारे नेता तय करेंगे, वही नीतियाँ बताएंगे। मैं जाते जाते चाह रहा हूँ कि 2 लाइन वो ज़रूर सुना दें जिसका जिक्र हमने भी किया था। चल पड़े हैं ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जान कर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यह जान कर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं लोग मेरे गांव के, कह रही है झोंपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, देख बल्ली जो सुबह, देख साथी जो सुबह, देख यारा जो सुबह, फीकी है दिखती आज कल, लाल रंग उसमें भरेंगे लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे साथ 2 जन कवि, एक बल्ली सिंह चीमा जो काफ़ी मशहूर हैं, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि उन्होंने अभी जो कविता सुनाई है इसके बारे में आपको पता ज़रूर होगा। और दूसरे जो नागपाल जी हैं वो उभरते हुए कवि, नई पीढ़ी के कवि, और इन लोगों ने आशा की उस किरण को दिखाया है जिस किरण को लोग मध्यम समझ रहे थे या धुंधला समझ रहे थे। ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि उस पार, किरण के उस पार भी कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कविताओं की बात कर रहा हूँ, कवियों की बात कर रहा हूँ। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। उस परिभाषा को सही ढंग से उसी हिंदी में फिर से परिभाषित कर दिया है इन दोनों ने। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।